नहीं कह सकते, जैसे पास का ना छोटे अक्षर वो थोड़ा सा देखने में होता है, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे नहीं लगाती हूँ कभी, पास वाला देखने के लिए कभी कभी लगाना पड़ जाता है। आप लोग जो योगा करते हैं ना, सुबह सुबह पानी में आंखों में छींटा नहीं मारते, मुंह में पानी भर के आंखों में छींटा मारे, और भोजन करने के बाद जो अपना गीले हाथ रहते हैं ना, ये ओके। इन गीले हाथों को अपने नेतृत्व के नेत्रों के ऊपर ऐसे उल्टे लगा करके, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। भोजन करने के बाद अपने जो हाथ गीले रहते हैं ना, ये इन हाथों को ऐसे करके, ये जो दोनों मुट्ठियां बांध करके, ये जो नेत्र रहता है ना अपने यहाँ पे, यस 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 इसको यस। लगा करके बैठिए 5 मिनट रोज प्रतिदिन। फिर देखिए आपका आने वाले 15 दिन 1 महीने बाद में बदलाव आंखों का। ओके, आई विल ट्राई डेफिनेटली। अभी मेरा जी गीले हाथ नहीं है आपके, कल करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं कल करेंगे सर। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छी रही आज की क्लास, बहुत आप शानदार आपका प्रदर्शन, बहुत अच्छा आपने सिखाया। सदन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। साधुवाद जी। ओम। ओम। चलिए, बहुत सुंदर आदरणीय कविता रानी जी, भिवानी धन्यवाद दीदी। हरियाणा से, बहुत सुंदर आज की क्लास। और कविता जी से मुलाकात हरिद्वार में हुई थी, और आदरणीय मुकेश भैया ने उनको सबसे पहले योगाहार मंच पर आमंत्रित किया था। तो मुकेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर आज का योग सत्र रहा आदरणीय बहन कविता जी के साथ। तो सबने आनंद लिया, नया कुछ सीखा आज हमने योगाहार के 4थे साल में। और कविता जी को फिर से एक बार हम योगाहार मंच पर आमंत्रित करेंगे, तो पूरा सत्र लेगी, क्योंकि आज का सुंदर योग सत्र रहा। तो जब भी समय हो धन्यवाद। संडे को उनकी एक दिन पूरी क्लासेस लेंगे। और चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद और आभार आदरणीय बहन कविता जी। अब हम दूसरी सत्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा योग का सेशन खत्म हुआ, और अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। दूसरे पड़ाव में हम 2-3 दिन हमने लगातार मंच पर मैं लीव कर सकती हूँ दीदी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्लास में जाना है। कविता म्यूट कर दो आप। ओके, धन्यवाद। जी, हाँ, धन्यवाद। प्रणाम सभी को, सदन को नमस्कार। बिल्कुल। और दो तीन दिन हमने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। तो हमने पेड़ पौधे और पेड़ का क्या महत्व है हमारे जीवन पर, और पर्यावरण हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, पर्यावरण हमारा कैसे हो अच्छा। तो ये हमने 2-3 दिन के सत्र में हमने सबको सुना, और हमने चर्चा की योगाहार मंच पर। मगर आज हमारा सेशन जो है द्वितीय सत्र में, हम पानी की बचत, पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो पानी की बचत हम पर हमारा दायित्व क्या है, इस पर हम आज खुली चर्चा करेंगे। तो एक एक बूंद के लिए कैसे, एक एक बूंद हमारा जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले मैं पानी का एक आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ। फिर बाद में हम आप सबकी फिर हम चर्चा करेंगे पानी के ऊपर। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं, पानी की बचत। एकदम सेफली और जल्दी रवि। जल ही जीवन है,
ये हम सब सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। पानी की एक एक बूंद को बचाना आज की जरूरत है। अगर हमने आज पानी की बचत नहीं की तो इसकी एक एक बूंद के लिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को तरसना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पानी का लेवल घट रहा है। जहां करीब 20 साल पहले 40 फुट की गहराई से आने वाला पानी अब 90 से 100 फुट नीचे जा चुका है। हमें पानी की बर्बादी पर रोक लगानी होगी। इसके लिए हमें पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं रहना है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और हमें अपने स्तर पर काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। आप जानते हैं, जल है तो कल है। जल ही हमारे लिए आज की जरूरत है, तो इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने देखा होगा, जगह जगह पर नल खुले रहते हैं, कोई उन्हें बंद करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। कहीं बिना कारण सफाई के लिए पानी का यूज ज्यादा होता है। सबसे पहले हर व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी होगी। बिना काम के नल खुला नहीं छोड़ना है। कपड़े धोने, नहाने में पानी का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, तो इससे पानी की बचत काफी हद तक कम हो सकती है। पानी जीवन का आधार है। अगर हमें इसे बचाना है तो इसकी बचत करनी होगी। पानी की मात्रा लगातार घटती जा रही है और महामारी बढ़ रही है, इसलिए जल के इस संकट का समाधान आज की जरूरत है और इसकी बचत करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। यही हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है। अथाह और अपार जल निधि के स्वामी कहे जाने वाला समुद्र के किनारे बसा चेन्नई शहर आज बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। 90 लाख की आबादी वाले देश के 5 बड़े सिटी में से एक चेन्नई में भूजल तथा झीलों के सभी स्रोत सूख चुके हैं। 30 साल से सर्वाधिक भयानक जल संकट से जूझ रहे इस शहर के बच्चों के स्कूल बैग में बुक्स से ज्यादा पानी की बोतलों का बोझ बढ़ गया है। चेन्नई के पड़ोसी जिले तिरुवल्लुर और कांचीपुरम, जिन्हें झील के जिले के नाम से जाना जाता था, वहां की 6000 झीलों में भी पानी लगभग सूख चुका है। नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल उपयोग करने वाला देश है, जबकि चाइना और अमेरिका में भारत से कम भूजल का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि कितनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है। तो इसके लिए अब आपको पानी की बचत करनी ही होगी। इसके लिए जल के महत्व को समझना होगा। मनुष्य दूसरी चीजों के बिना रह सकता है, परंतु ऑक्सीजन, पानी और खाना, इसके बिना वह नहीं जी सकता। इन 3 मूल्यवान चीजों में पानी का महत्व सबसे ज्यादा है। हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है और ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 2% पानी ही हमारे पीने लायक है और रोजाना इस पानी का यूज 1 अरब से ज्यादा लोग कर रहे हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 तक पानी की कमी से 3 अरब लोग पीड़ित रहेंगे। इसलिए अगर हम पानी की बचत करें तो आने वाले कल के लिए इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए पानी को सुरक्षित हमें आज से ही करना होगा और इसकी बर्बादी होने से रोकना होगा। अब बात ये आती है कि पानी को कैसे बचाया जाए और हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें कसम खानी होगी कि पानी की बचत करेंगे और इसकी बर्बादी को रोकेंगे। अगर पूरी पृथ्वी पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी बचाएंगे तो काफी पानी बच सकता है। दूसरा, बारिश के पानी का संरक्षण करके उसका यूज दूसरे काम में कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोना, बगीचे में पानी देना, अपने वाहन की धुलाई और नहाने में भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम नहाते समय शावर की जगह नहाने के लिए बाल्टी का यूज करें तो हम 100 से 200 लीटर पानी बचा सकते हैं। चौथा, नल का इस्तेमाल करके उसे टाइट से बंद करें। पानी गिरते रहने से भी काफी पानी बर्बाद हो जाता है। पांचवा, ज्यादातर पेड़ पौधे बारिश के महीने में लगाएं ताकि पौधों को प्राकृतिक रूप से पानी मिल सके और पेड़ पौधों को कटने से रोके। छठा, सामाजिक कर्तव्य भी हमें समझना चाहिए ताकि पानी की बर्बादी को रोक सके। जहाँ भी हमें नल चालू दिखे, चाहे वो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, चलते हुए नल को तुरंत बंद करें।
क्योंकि अगर हमने इस समस्या का समाधान आज की जरूरत नहीं समझी तो कल हमें इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। पानी हमारे और दूसरे अन्य प्राणियों के लिए पृथ्वी पर जीवन प्रदान करता है। जल भगवान द्वारा दिया गया हम मानवों और अन्य प्राणियों के लिए एक उपहार है, इसलिए पानी की बचत आज की जरूरत है। जल है तो जीवन है, कल है और आज है। तो आज हमने पानी कैसे बचाए, पानी का क्या महत्व है, जो आज के हमारे इस वीडियो में हमने देखा है। तो अब हम अपने अपने स्तर पर, अपने अपने घर में, अपने जीवन में पानी का महत्व कैसे हम पानी को बचाएंगे, तो इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय निवेदन करती हूँ कि हम पानी की बचत कैसे करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, भैया से मैं निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना मार्गदर्शन पानी बचत पर अपनी बात रखें जी। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। पानी की बचत में आज चर्चा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और जो हम लोग ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और निश्चित रूप से जितने लोग इसमें शामिल होते हैं उनका व्यक्तित्व देखिए, उनका स्वास्थ्य देखिए, सब पहले से निखरता जा रहा है। और करीब करीब सभी लोग, जितने लोग इसमें शामिल होते हैं, वो देश के प्रति उनका विचार काफी बढ़ गया है कि किस तरह से हम देश को बचाएं, और हर चीज पर चर्चाएं भी होती हैं। पानी को हम कैसे बचाएं, इसका अगर आप एक लाइन में जवाब लेना चाहती हैं तो जब कभी कभी आप सोच लें कि जिस दिन आपके वहां कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, कोई लाइट कट जाए, या जहां पे जो लोग ऐसे जगह पर हैं जहां पे हैंडपाइप नहीं है और केवल बिजली के भरोसे हैं, और वो उनका अगर एक दिन लाइट कट जाए या 2 दिन लाइट कट जाए, अब आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से पानी बचाते हैं। उनका एक ही बाल्टी में स्नान भी हो जाता है, कहीं से अगर भर करके वो लाते हैं तो उनका बाथरूम में भी पानी कम लगता है, उनके खाने में भी पानी कम लगता है, माने वो नहाने में भी कम पानी में नहा लेते हैं, हर व्यवस्था उनका कम हो जाता है। तो हमको बार बार यही सोचना है कि हमारे पास पानी अगर भरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका पूरा गिराते जाएं। हर स्तर पर उसको आप पानी बचा सकती हैं, चाहे वो टॉयलेट में हो, चाहे स्नान कर रही हो, चाहे आपके खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे आप ब्रश कर रही हो, जहां जहां भी आपका पानी का काम लगता है वहां पे आप उसको, पानी को बड़े कायदे से बचा सकते हैं। आप आजकल देख रही हैं कि जहां पे पानी नहीं है वहां पे क्या दुर्दशा है। लोग जो है पूरा दिन दिन भर, परिवार की महिलाएं उस पानी के चक्कर में पड़ी रहती हैं। अभी दिल्ली की हालत आप देख रही हैं। बहुत दिन पहले मैं नांदेड़ में गया था, अभी पता नहीं क्या पोजीशन है वहां। करीब 2 महीने हम लोग नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल एरिया था
उसमें मैं रहा था, क्योंकि उस समय मैं टाटा में काम करता था, तो एक प्रोजेक्ट में मैं गया हुआ था। मेरा काम में था कि गांव में जा करके कुछ पौधों पर सर्वे करना, कुछ क्रॉप पर सर्वे करना। सोरगम वल्गेर उस समय फैक्ट्री लग रही थी, तो हम लोग देख रहे थे कि एक परिवार में तमाम महिलाएं, केवल उनका यही काम था कि बहुत दूर दूर से, कई किलोमीटर से पानी भर करके अपने घर लाती थी, अपने ड्रम में रख देती थी, उनका काम होता था। तो जहां पे पानी कम है उनसे पूछिए वो किस तरह से पानी को बचा लेती हैं। बस वही चीज आपको अपने घर में करना है। और अगर आप ये सोच करके अपने काम को करते हैं कि नहीं, जिस तरह से और लोग हैं जहां पे पानी की कमी है वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, उसी तरह से आप भी कर सकती हैं। तो मुख्य बात यही है, हर जगह कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आप पानी को बिना मतलब का वैसे हम छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, कोई मतलब नहीं। हमको लगता है कि चलिए टंकी फुल है और हमारा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप आए, आपका स्वागत है जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज जो पानी की बचत पर चर्चा हो रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और इसमें अभी सर ने बताया कि किस तरह से जहाँ पानी नहीं है वो हम किस तरह से पानी की बचत होती है। आज से लगभग 2090 81-84 में आदरणीय अनुपम मिश्र जी ने एक पुस्तक लिखी थी, आज भी खरे हैं तालाब। वो पुस्तक का नाम है और वो जल संरक्षण पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। तो जो आज भी खरे हैं तालाब, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से पानी को संरक्षित करने के लिए तालाबों की संरचना की थी और वो एक उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में उस क्षेत्र के जो भी राजा रानी या जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे वो सब तालाब पर जाते थे और बरसात के पहले अपने तालाब की सुरक्षा, उसके बांध की मरम्मत करते थे। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि रीति रिवाज के अनुसार हर समय परंपरा में आ गई थी। जब आधुनिक विकास हुआ तो उन तालाबों पर अतिक्रमण हुआ। न केवल यहाँ बल्कि जैसे अभी मद्रास की बात हो रही है या बेंगलोर की बात हो रही है, ये सब बड़े तालाब, इनमें बहुत तालाब थे, बड़ी बड़ी झीलें थी, वो सब बिल्डरों ने, सरकार ने उन पर अतिक्रमण की छूट दे दी और सब लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। और उस अतिक्रमण का प्रभाव ये हुआ कि पानी अब जितना आता है पानी बरसता है और नदियों के माध्यम से सीधा वापस चला जाता है। इस परिस्थिति अब मैं नर्मदापुरम की बात करूं, हमने जब इस बात पर तालाब के गाँव, भाई तालाब कहाँ कहाँ है, जब इस पर थोड़ा सर्वे किया, हर गांव में तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे, परंतु सब तालाब जो है खत्म हो गए। यहाँ तक कि तालाब से नदियों के उद्गम होते थे। हमारे इटारसी के पास एक सनखेड़ा में एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ से एक नदी का निकलती थी केवलारी। वो केवलारी आज चूंकि ना वहाँ तालाब है
ना उसके बाद रैसलपुर में तालाब है, ना बिहारा में तालाब है, कहीं तालाब नहीं बचे, वो नदी मर गई यानी सूख गई। अब वो जहाँ बिल्कुल 12 महीना पानी रहते थे, उसमें अक्टूबर नवंबर में ही पानी खत्म हो जाता है, और जैसे ही नहर चलती है फिर चलने लगती है। नहर बंद हुई, नदी, और फिर और क्या हुआ, ये लैंडस्केपिंग में पूरे उन्होंने कहा पानी का निकास करो, पानी का निकास करो, स्लोप करो, तो पूरा जो है सीधे पानी को निकाल दिया। पहले उस नदी में बहुत बड़े बड़े गहरे कुंडे थे, जिनका मतलब उनको कहा जाता था कि इसमें जो है इतना पानी है, इतना पानी, इतने गहरे, तो वो भरे रहते थे, ऊपर से नीचे तक कुंडे रहते थे, पानी रिसाव ऊपर से नीचे रिसाव होते होते आता था, तो नीचे पूरा नदी 12 महीने बहती थी। अब ना वो कुंडे बचे हैं, ना उनके किनारे वृक्ष बचे हैं, ना उनके किनारे जो घासों के मतलब मैदान होते थे वो बचे, सब खेत बन गए, मिट्टी कटा होकर उसमें जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा विकास का मॉडल आया है, इसने हमारी पुरानी चीज़ों को तो जो है परिवर्तित कर दिया, और नई चीज़ जो है अब पाइप से लाइन जा रहे, हर गांव में पाइप लग गए हैं, परंतु अभी शुरू नहीं हो रहा। जिन गांव में शुरू हुआ वहां बिजली के पैसे नहीं दे रहे हैं, वो बंद हो जा रहे हैं। ये परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो रही है कि पैसे भी खर्च हो जा रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा, जनता को उसका लाभ भी नहीं मिल रहा। ये चीज़ें जो है हो रही है, और पानी को निश्चित रूप से जब तक हम संरक्षित नहीं करेंगे, पानी को जब तक हम बचाएंगे नहीं, पानी का यदि पानी को हम बरसात के पानी को रोकेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से पानी हमारी ज़मीन में जाएगा, क्या होगा। ये इस तरह से जियो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि तालाब की संस्कृति पुनः प्रतिष्ठित होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सब के लिए वो बहुत उपयोगी होगी। जियो। जी, बहुत सुंदर आदरणीय नीरज भाई साहब, धन्यवाद। और आगे मैं आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि पानी संरक्षण, पानी बचत पर आप अपनी बात रखें। जी जी, आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब। जी ओम, जी ओम। बहुत बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम है। ये भविष्य की चुनौती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे अभी आपको वीडियो में बताया कि चेन्नई में जल स्तर खत्म ही हो गया अंदर का। ये बहुत ही खतरे की संभावना है। इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जल संरक्षण के लिए हमारे यहाँ एक नदी बहती है गांव के बाजू से, तो उसमें हम स्टॉप डैम बना देते हैं गर्मी में। तो स्टॉप डैम के कारण क्या होता है कि उसका पानी रुकता है, और जो ट्यूबवेल वगैरह है उसमें उनका जो पानी का लेवल है वो मेंटेन बना रहता है। एक और जैसे ये नल रहते हैं, अपने जो ट्यूबवेल रहते हैं उनके अंदर जल संरक्षण कैसा किया जाए, उसके लिए हमने अभी से ही मुहिम छेड़ दी है, और सभी लोगों से, गांव वालों से, ग्राम पंचायत के सभी लोगों से निवेदन किया कि अपने यहाँ जो सिंचाई है पूरी ट्यूबवेल से ही होती है, तो जल का दोहन तो निश्चित रूप से होता है। तो भविष्य में पानी नीचे जाना ही है, तो उसके लिए सभी जो अभी ये बरसात आ रही है, बरसात में अपना एक गड्ढा खोदें आजू बाजू, और गड्ढा खोदने के बाद में उन्होंने उसके अंदर 2-3 लेयर में पत्थर पटके, और उसका ऐसा करें कि जो बरसात का पानी है उसमें जाए तो वो गड्ढे में से और जाके और उसमें प्रेशर से नीचे जाएगा, तो उससे जल संरक्षण का काम होगा और वाटर लेवल उसका मेंटेन रहेगा। तो ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, एक वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या उत्पन्न क्यों हुई कि मनुष्य के द्वारा ही हुई है, जन सामान्य के द्वारा। तो इस वैश्विक समस्या का समाधान भी जन सामान्य के द्वारा ही होगा। इसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, हर आदमी को इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। तो सभी लोगों को इसमें सहयोग करके किस प्रकार जल संरक्षण किया जाए। आज शहरों में तो ये हालत हो गई कि
ये जल नीचे, भूमिगत जल नीचे क्यों गया? क्योंकि जल धरती में जाता ही नहीं है, पूरा तो सीमेंटीकरण हो गया, सब दूर पूरे रोड सीमेंटीकरण हो गए। हमारे यहाँ तो अब नहरें भी सरकार ने सीमेंटीकरण कर दी, हर चीज तो सीमेंट ही सीमेंट हो रही है, 4 लाइन रोड बन रहे हैं, तो पानी जाए कहाँ? शहरों में तो आपको 1 इंच जगह नहीं मिलेगी जहां से अंदर पानी घुस जाए। तो ये हालत बहुत विकराल रूप आगे भविष्य में इसका रूप धारण करेगा। इसके इसके ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें सरकार को भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार के साथ साथ जन सामान्य को ध्यान देना पड़ेगा। स्टॉप डैम बनाओ, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाने के बाद में जो ट्यूबवेल है इसमें जल संरक्षण करो, जहां भी पानी आपको रोकते बने वहां पानी रोको। घर में भी मैंने तो हमारे यहाँ जो ये हमारी बिल्डिंग है इसमें भी ऐसा सिस्टम लगाया कि ऊपर का पानी आए तो पाइप ऐसे डाल दिए नीचे कि वो जमीन में जाए, जमीन में जाके और जमीन के अंदर ही वो पानी अंदर ही अंदर जमीन के अंदर ही फैल जाए। ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए। और जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य, ये जल संरक्षण के लिए भी मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम हमारे यहाँ अभी 4-6 साल पहले छेड़ी थी, और गांव-गांव में ये सब चीजों को बताया था, और सब जन सहयोग के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता। जी ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय अशोक भैया, आपने पानी कैसे बचाए और ये आपने अभी पूरे समूह के साथ कैसे हो सकता है आपने, और अपने घर में क्या कर सकते हैं हम, तो इन पर अपने अपनी बात रखिए। आपका धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ, आपका स्वागत है पानी पर। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है। हमारे यहाँ एक मुख्य अतिथि आए थे लगभग 1 से 1.5 साल पहले, जो इटारसी के थे, और वो उन्होंने अपने घर में एक टैंक बना रखा है जिसमें वो बरसात का एक पानी गिरने के बाद जब दूसरा पानी गिरता है तो वो इसको स्टोर कर लेते हैं, और वो पानी जब स्टोर करते हैं तो वही पानी वो साल भर पीते हैं। उनके यहाँ ना नल है, ना ट्यूबवेल है, और ना ही कोई वो है, और उस पानी को वो पीते हैं, और उसकी बहुत सारी उन्होंने विशेषताएं बताई थी। और अपने नहाने में, धोने में, मतलब उनका यह है कि वो जमीन से उन्होंने पानी नहीं निकाला उनके घर के लिए, वो बरसाती पानी में ही, और विगत 5 सालों से वो ऐसा करते हुए आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जो ऊपर का पानी मैं पीता हूँ साल भर, वो एक अमृत तुल्य पानी है, और उसकी बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं। इस सदन में वो आके उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी थी, और कुछ लोग उनको देखने भी गए थे उनके टैंक को। अगर को सदन में देख तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो संडे को जरूर दिखाते हैं वो, तो वो टैंक अपना दिखाते हैं जिसका यूज कर रहे हैं, और वो एकमात्र ऐसे हैं जमीन से पानी नहीं निकाल रहे, ऊपर के पानी को संरक्षित रख के उसको पी रहे हैं। और अच्छा उनका पानी को इकट्ठा करके जो बच्चों को, सबको, पूरा परिवार उनका यूज कर रहा है। और मैंने देखा टैंक बना हुआ है, और ऊपर से भी सब बना हुआ है, और बिल्कुल साफ कांच के माफिक पानी। मैंने 5-6 महीने बाद उनके पानी को जब देखा तो कांच माफिक बिल्कुल साफ पानी भरा हुआ है, वो उसी को पी रहे हैं और उसी को यूज कर रहे हैं। ये ऐसी जगहों के लिए यूज हो सकता है जहाँ पे पानी अब चला गया है, और काफी उसका उपयोग हो सकता है। हमारे क्षेत्र में हम लोग विगत करीब 10 सालों से स्प्रिंकलर कर रहे हैं। जब लोगों ने पहली बार स्प्रिंकलर किया, लोग बाग बहुत हंसे थे कि इतना बड़ा पानी है और सीधा काटो पानी पिलाओ, तो आदमी हंस दिए थे कि ये स्प्रिंकलर से पिला रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि हमारे गांव में ऐसा कोई घर को उसका उपयोग, यहाँ से 8 से 10 गांव में स्प्रिंकलर का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है।
पुराने लोगों ने तालाब जो बनाए, जैसे सनखेड़ा में अभी दादू ने बताया, तो बहुत अच्छा तालाब है, हमेशा इकट्ठा होता है उसमें। और हमारे यहाँ की जो नदियां हैं उसमें हम लोग बोरी बंधान बनाते हैं, उसके माध्यम से काफी रिचार्ज होता है। पानी नीचे जा, जितना पहले ऊपर पहले जो नलकूप ट्यूबवेल वो 10 फीट में पानी थे, आज हमारे यहाँ का लेवल 100 फीट से पानी लिफ्ट करना पड़ रहा है। पहले वही पानी 50 फीट हुआ था। जी ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात रखी। आपका धन्यवाद। मैं आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर से निवेदन करती हूँ, आपका हैंड राइज था। जी धन्यवाद अंजना जी। चर्चा बहुत महत्व की है, अच्छी है। कुछ बुनियादी बातें जो इसके पहले भी इस सदन में दोहराई गई, उनको भी अगर हम ध्यान रखें तो जैसा पवन सर हमेशा बोलते कि छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। पीने का पानी आमतौर पर हमारे घर से लेकर सभी महिलाओं को ये लगता है कि रोज नया नल आया कि पुराने बर्तनों में भरा हुआ पानी भी उंडेल देना और नया भरना। इस बात को रोका जाना चाहिए। एक सीधी बात है कि हम बोतल का पानी लेते हैं और वो होटल में एक एक महीना पड़ी पड़ी बोतल का पानी चलता है, वो पुराना नहीं होता। लेकिन हमने कल भरा हुआ जो पानी रहता वो हमारे लिए पुराना हो जाता है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की बहुत अच्छी जरूरत है। तो बहुत अच्छे से जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर की बचत हो सकती है। दूसरी चीज, कई बार हमने सोचा है कि जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर स्पेशली, इस तरह से उनको एक सीख देनी चाहिए या शासन का आदेश बनना चाहिए कि जैसा कि एक फ्लोर पे, मतलब एक लेवल पे बाथरूम और टॉयलेट और सब बनता है, इसमें इस तरह का एक प्रोविजन होना चाहिए कि बाथरूम थोड़ा ऊपर बने और उसको जैसा अपन गैया का गोमूत्र इकट्ठा करने की बात रहती है, वैसा ये टाका उसके नीचे जो बाथरूम का पानी आता है वो इकट्ठा करने की व्यवस्था रहे। तो निश्चित रूप से वो बाथरूम से आया हुआ जो पानी है वो पानी निश्चित रूप से टॉयलेट में यूज किया जाएगा या फिर झाड़ों के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरह से सिविल कॉन्ट्रैक्टर की जो बेसिक चीजें हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो ये भी अगर बदलाव किया गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में जो रीयूज वाली बात है, जो पानी को फिर से उपयोग करना, ये बात ध्यान में आ सकती है। और तीसरा, हमेशा ही जो कहा जाता है कि जैसा कि मैंने कल एनवायरमेंटल ऑडिट की बात की थी, तो पानी संरक्षण के लिए भी क्या किया गया है। पानी संरक्षण के लिए स्कूल, कॉलेजेस है या जो जहाँ जहाँ अनुदान मिलता है ऐसी संस्थाएं है, ग्राम पंचायत है, इनको हमेशा ही कहना चाहिए कि भाई आपने पानी इकट्ठा करने के लिए जो रेन वाटर आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जिन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं तो उनको एक इंसेंटिव ग्रांट देना चाहिए है, और जो जिन्होंने नहीं उठाए तो उनको माइनस ग्रांट करना चाहिए। ये एक छोटी सी बुनियादी बात अगर करे तो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम बढ़ेगा। ये बुनियादी चीजें हम ये 2-3 करें तो ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़े पैमाने में ड्रिंकिंग वाटर की और पानी की मतलब बचत कर सकते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, बहुत सुंदर आपने महत्वपूर्ण बातों पर अपनी बात रखी और बिंदुओं पर। और मैं आगे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी जुड़े हैं जिला आगर मालवा से। सादर निवेदन करती हूँ कि आज जो हमारा पानी बचत का विषय है, तो हमारा क्या दायित्व है, हम कैसे पानी को कर सकते हैं संगोपन, और फिर पानी की कैसे बचत हो सकती है हमारे स्तर पर। तो मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए, आपका स्वागत है। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। बड़े दिनों के बाद आज सदन में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ विधि समारोह में दिल्ली जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मेरी आवाज कितनी आप तक पहुँच रही है?
क्योंकि कनेक्टिविटी बार बार आ रही जा रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा चल रही है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। शास्त्रों में भी पानी के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। पानी संरक्षण पर बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं, अपने योगाहार के अंदर के विचार आ चुके हैं। ओम भैया झारखंड से बोल रहे हैं। हेलो। हाँ ओम झारखंड से बोल रहे हैं, बोकारो जिला से। भूपेश शास्त्री जी, आप अनम्यूट कर लें। जी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी भाई साहब स्वागत है। आप म्यूट हैं। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी आपका माइक ऑन करिए जी। अच्छा चला गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आवाज आ रही है। पानी के ऊपर चर्चा चल रही है। कुछ समय में राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में रहा हूँ। वहाँ उनके लिए टांके का पानी ही मिलता था। आदरणीय शरद भैया बोल रहे थे, एक वैज्ञानिक जी हैं, उन्होंने पानी पूरे वर्ष भर के लिए एकत्रीकरण करना और उसी का यूज करना। धरती के अंदर जो डिपॉजिट जल है, संग्रह जल है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आकाश गंगा से बरसे हुए पानी से ही वो वर्ष भर अपना सारा काम करते हैं। हमारे यहाँ बरसों पुरानी यह पद्धति रही है। आज भी यदि हम बाड़मेर, जैसलमेर वाले क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हर 2-5 घरों के बीच में एक टांका मिल जाता है और लगभग 500 साल पुराने टांके आज भी जीवित हैं और उनका पानी बहुत मृदु और बहुत कहना चाहिए हार्डनेस नहीं होती है, क्योंकि वो आकाश के ही पानी को, जो आकाश गंगा द्वारा जो बरसाया हुआ पानी होता है, उसी को ही वो संग्रहित करते हैं और उसको रखते हैं। लेकिन हम तो मालवा भूमि के लोग हैं। मालवा भूमि गहन गंभीर, डगडग रोटी, पकपक नीर, हर कदम के ऊपर हमारे यहाँ पानी था। लेकिन आज भयानक स्थिति निर्मित हुई है। 1985 के अंदर देश के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने ये चिंता व्यक्त की थी कि हमारा देश पानी के संकट से जूझने वाला है। 85 और ये 39 वर्ष की यात्रा है, जिसे मैं समझ रहा हूँ। मैंने पहली बार सोचा था कि इतना पानी है। हमारे यहाँ 30 फीट के ऊपर पानी था, आज 1000 फीट के ऊपर पानी, 600 से 1000 के बीच में पानी है। कल के सदन में भी मैं थोड़ी देर के लिए आया था और उसमें सुना था कि एक वृक्ष के बारे में चर्चा हो रही थी। माननीय प्रदीप राज जी के द्वारा रखा हुआ विषय था, जिसपे आदरणीय मार्गदर्शक पवन कुमार जी ने उस वृक्ष के बारे में भी चर्चा की है। लेकिन मेरे समझ में भी एक वृक्ष आता है जिसे हम लोग साल का वृक्ष कहते हैं। कवियों ने तो उसके बारे में अच्छा नहीं लिखा है कि सेमल तू बड़भाग है, कहा सराऊं तो है। बड़ा लंबा वृक्ष हो जाता है, बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है। लेकिन इससे वरुण का पौधा कहते हैं, भगवान वरुण का पौधा है सेमल का वृक्ष। सेमल के वृक्ष को जहां भी लगाया जाता है या जहां भी वो लगता है, सेमल के वृक्ष के आसपास पानी गिरने की मात्रा बढ़ जाती है। जहां जहां सेमल वृक्ष है, सेमल आप सब लोग जानते होंगे, कपोक अंग्रेजी में कहते हैं। हमारे यहाँ पर एक नई प्रजाति 12 महीने हरे रहने वाला सेमल वृक्ष आया है, जिसको हम सिंगापुर कपोक के नाम से भी जानते हैं। पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की भूमि में वो कई शहरों में, कई गांवों के अंदर लगाया गया है। 12 महीने वो हरा रहता है। एक वर्ष में 7 फीट की हाइट को प्राप्त करता है, दूसरे वर्ष में 13 फीट की हाइट को प्राप्त करता है और तीसरे वर्ष में यह वृक्ष 21 फीट की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। इसके निकलने वाली डगालें जो होती हैं, जो डालियां होती हैं, वो समानांतर में भी 15 फीट तक जाती हैं। तो छायादार वृक्ष भी है, फलदार वृक्ष भी है और पानी को आकर्षित करने वाला। जब पर्जन्य नाम के मेघ धरती की क्षुधा को शांत करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए जब मेघ बरसते हैं, तो उन मेघों को रोकने के लिए भी उनके मित्र वृक्षों की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है पुरातन समय के अंदर हमारे बुजुर्गों के द्वारा सेमल वृक्ष का संरक्षण शायद इसीलिए किया गया होगा, क्योंकि वह जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा
विषय, हमारे वाटर टैंक्स को भरने के लिए, हमारी संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे नदियों में, खालों में, पोखर के अंदर वर्ष का पानी भरे, इसलिए वहां सेमल वृक्ष लगाया गया होगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरे अल्प बुद्धि में यह विषय आया है कि हम कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, योगाहार के विषय पर बात करने वाले सारे लोग, सतत सीखने सिखाने की इस मुहिम में लगे हुए सारे आदर्श बंधु हैं, भगिनी हैं, हम लोगों ने सेमल वृक्ष के ऊपर चिंता करना चाहिए। यदि सेमल का वृक्ष भी हमारी मेड़ के ऊपर आ जाए तो हमारे की प्यास बुझेगी, हमारी प्यास बुझेगी और हमें वर्ष भर जल मिलता रहेगा। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मिशन हुए हैं, लेकिन उन मिशनों को जब धरातल पर जाकर देखा जाता है तो वहां कुछ भी नहीं है, 0 बटे सन्नाटा नहीं। सारे मिशन सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं के हिसाब से है। मेरा इतना कहना है, पानी पर बात बहुत हो चुकी है, कुछ करना चाहिए। पानी के बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में हम इस धरती को हरी भरी के लिए पहले जिनका नाम आता है वो पुरुष है भागीरथ। इक्ष्वाकु वंश के अंदर सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए सबसे पहले गंगा को लेके आए। ऐसे जल पुरुष के रूप में हम अगर कोई नाम आता है तो वो भगीरथ जी का आता है। उसके बाद में भी हमारे यहाँ भी बहुत सारे पुरुष अभी भी वर्तमान में विद्यमान हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी हैं जिन्हें जल पुरुषी कहा गया है। महाराष्ट्र से तो अन्ना हजारे का आंदोलन, रालेगण सिंधी पानी की व्यवस्था के लिए चर्चित है। बहुत सारे लोगों ने जल के ऊपर काम किया है। जल बचाना चाहिए क्योंकि जल के बिना सब सुना है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर, जो बिंदुओं पर आपने बात रखी। आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका माइक ऑन है। जी धन्यवाद। और मैं आगे हमारी बहनों की तरफ ही जा रही थी, तो मैं सबसे पहले थोड़ा-सा पानी बचत पर और पानी की कैसे टंचाई होती थी, ये मैं थोड़ा-सा अपना अनुभव सदन में शेयर करती हूँ। और मैं अभी पानी पर थोड़ा कैसे बचत होती है अपने स्तर पर, और मैं अपने घर में कैसे पानी बचत करती हूँ। तो जब मैंने पानी की टंचाई का तो एक थोड़ा-सा अनुभव बताती हूँ कि मैं शादी से पहले मेरे घर में, मेरे मायके में पानी नल की कोई ये सुविधा नहीं थी। अब तब हमारे घर के बाजू में ही एक बड़ी बीर थी, नज़दीक ही थी, बस 1 फुट की दूरी पर ही थी। और उस बीर का जो पानी था, हमें वो कपड़े, बर्तन धोने के लिए यूज़ करना पड़ता था। और बाहर कोई खेत की नदी जैसे बीर का पानी है, तो वो हम पीने के लिए 2-2 बर्तन उठा के लाते थे। और अब कई सिर्फ पहले नल तो घर में नहीं था, अब चौकी-चौकी में नल थे, तो वो पीने के लिए था, कभी आता था, तो ये भर के रखना था पीने के लिए। और तो ये पानी जब हम वो पानी तो हमें नहीं, जब समर का समय आता था, अब इस धूप काल में तो पानी तो नहीं पूरता था। तो पानी की बचत हमने ये टंचाई देखी है, जो विहिर थी, वो विहिर को पूरा उपसा हो जाता था पानी का। और पूरे दो सुबह से लोग 5-6 बजे तक पूरे विहिर में पानी। रंजना बहन जी? जी, रंजना बहन, एक विषय छूट गया है मेरे से। पानी की संरक्षण की हम जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ के अंदर माननीय पद्मश्री श्री महेश जी शर्मा, उनके द्वारा शिवगंगा अभियान, जो कि बहुत बड़ा अभियान है जल संरक्षण के रूप में, उन्होंने मील का पत्थर साबित किया है। अभी एक बार में लगभग 10,000 कुदालियां जल संरक्षण के लिए, कैनाल बनाने के लिए उन्होंने 10,000 कुदालियां बाजार में निकाली हैं, जो जल संरक्षण में एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूं कि शिवगंगा अभियान का
के विषय में चर्चा न करके इस सदन में जल संरक्षण की बात अधूरी होगी, इसलिए मेरे मन में आया, मैंने आपको बोलते हुए रोका। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। मेरे इस दुस्साहस को आप मेरी बड़ी बहन होकर मुझे क्षमा करेंगी। धन्यवाद। अरे अरे नहीं आदरणीय भैया जी, कोई बात नहीं, आप ठीक है, कोई क्षमा नहीं है। बहुत अच्छा जो आपने बता दिया, और मैं तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कर रही थी, कोई बात नहीं। और धन्यवाद आपका। और मैं, जैसे मैंने कहा था कि मेरे घर के पास अब विहीर थी, तो वो पूरे दिन भर लोग उस पर विहीर पर पानी लेने के लिए आ जाते थे, और पूरा विहीर का पानी खत्म हो जाता था और शाम तक कोई पानी नहीं बचता था। फिर वो झरने आते थे, तो सुबह हम उस पानी के लिए तरसते थे कि भई 1 साल ऐसा भी पड़ा था कि पानी नहीं मिलता था। तो सुबह जब झरने से पानी विहीर में आ जाता था, तो सुबह 5 बजे हम उठते थे, देखते थे हम सभी आजू-बाजू के लोग, और पानी आया या नहीं आया विहीर में। तो अरे पानी आ गया है रात भर में से, तो चलो टूट पड़े। सभी अपने-अपने 2 बकेट और पानी रस्सी लेके आ जाते थे और पानी भर के रखते थे। तो ये टंचाई भी मैंने महसूस की, और मैं अपने घर में जो कि हम ब्रश करते हैं, तो अभी भी मैं कभी नल का पानी नहीं करती हूँ, और एक मग भर पानी में ही एक लोटा भर पानी में ही अपने ब्रश का करती हूँ, और नहाने के लिए भी 1 बकेट भर ही पानी यूज़ करती हूँ। और वैसे घर साफ ये सब करने के लिए पानी की बहुत सारी बचत, जितनी हो सके मैं बचत करती हूँ अपने स्तर पर। तो ये मेरी थोड़ी छोटी-सी बात थी, मैंने सदन में रखी। तो मैं आदरणीय हमारी बहन ही है, तो बहन की तरफ ही चल रहे हैं, तो आदरणीय प्रणीता साकरे जी। जी बहन जी, आपका स्वागत है। जी, आदरणीय रंजना दीदी को मैं सादर नमन करती हूँ, और उपस्थित सम्मानीय सभी युगाहार कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय सभी अतिथि हैं, आप सभी को सादर नमन। और बड़ा अच्छा विषय चल रहा है, जो व्यक्ति के जीवन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि पर्यावरण को लेकर और जल संरक्षण पर लेकर। अनेक ऐसे बड़े महानुभावों ने अपने इस योगाहार के मंच के माध्यम से अपने अनुभव शेयर किए हैं कि पर्यावरण सुरक्षा में हमारी भूमिका विशेष करके व्यक्तिगत रूप से क्या होना चाहिए, यानी शुरुआत स्वयं से हो। वैसे ही जल संरक्षण पर भी अपने विषय रखने का सभी ने प्रयास किया है, और उसी बीच में मैं अपने छोटे से अनुभव आपके बीच में शेयर करूंगी। जैसे कि पर्यावरण पर वृक्षारोपण पर अनेक विषय आए कि हमें वृक्ष जरूर ही लगाना चाहिए, पौधे जरूर लगाना चाहिए। और जब मुझे लगा कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से मैं 2015-16 में उसमें बीएसडब्ल्यू की कक्षा में एडमिशन लिया, और 3 वर्ष लगातार लीडरशिप डेवलपमेंट पे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य प्रारंभ किया कि नेतृत्व विकास। व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन लीडरशिप की कमी हो जाती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद में मुझे लगा, अनेक विषय आए, और उसमें लगा कि अपनी नेतृत्व क्षमता हमें बढ़ाना चाहिए समाज कल्याण के लिए और स्वयं के लिए। मैंने ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाकर देखा है, और लगभग आप देखेंगे सम्मानीय हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब आए थे, और सम्मानीय हमारी कल्पना कोटले दीदी पिछले 2023-24 में अप्रैल माह में चंदना गौशाला के निरीक्षण में कहे या एक प्रवास के माध्यम से, तो उन्होंने देखा है कि एक पास में हमारा मंदिर है, तुलसीदास संत कुटी जिसे कहते तुलसीदास जी का मंदिर है, उसमें लगभग मैंने 50 पौधे सक्सेस की हूँ, जिसमें फूलों के भी हैं और कुछ फल के भी हैं। घर में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे पौधे हैं। मैंने ये चिंता नहीं की कि पौधे को कितने गैप में लगाना चाहिए, कितने अंतराल में, ये मुझे उस समय समझ नहीं थी। तो बहुत ज्यादा हमारे घर की बाड़ी में लगभग 100 पौधे तो पेड़ बन गए। अब आम के हैं, कटहल है, गुलमोहर है, पारिजात है, मुनगा है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो मुझे समझ में आए, जिसमें अतुत भी हैं। और अब थोड़े थोड़े फल भी देना शुरू किए। लोगों ने देखा कि बहुत घने हो गए, इसे काट दो, इन्हें कुछ कमी कर दो। लेकिन प्रेम जब किसी हम पौधे को लगाते हैं और बहुत मेहनत से हम संजोते हैं, तो प्रेम भी अधिक हो जाता है। तो हमने कहा कि हम काटेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्री में हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हमने देखा है कि कोरोना के समय में पेड़ पौधों के बीच में रहने से ही हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे से रहा है।
उनसे हमें अधिक ऊर्जा मिली है, उत्साह मिला है, आनंद मिला है, सुख का अनुभव मिला है। सुख का अनुभव हमने किया है कि पेड़ों के नीचे बैठकर, बरगद पेड़ के नीचे हम जाया करते थे और वहां पर हम ऑक्सीजन अधिक मिल रहा है। पीपल वृक्ष के नीचे, हमारे घर के पास में बड़े बड़े वृक्ष ऐसे हैं बरगद पीपल के, अनुभव किया है। तो पेड़ों से हमें प्रेम भी करना चाहिए। लगभग मैं लगभग 7 पौधों की मैं प्रतिदिन जल चढ़ा करके पूजा करती हूँ। और जल संरक्षण पे मैं कहूंगी कि मध्य प्रदेश जन अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अनुभव आया कि वहां मेंटर्स लोगों ने ये बताया कि जैसे कि हम घर में काम करते हैं तो हाथ धुलने के लिए एक पात्र रख दीजिए और पात्र में रखे पानी को हम अगर किसी पौधे में डालते हैं तो एक पौधे का जीवन हम सुरक्षित कर सकते हैं, उसे जगा सकते हैं। मैंने ऐसे अनुभव किया है। गर्मी में विशेष करके पानी को बचाने में मैं छोटी सी भूमिका निभाती हूँ और मुझे लगता है कि कई पौधे हमारे उस गर्मी के सीजन में, गर्मी में तपती हुई धूप में ऐसे छोटे छोटे पौधे, ऐसे छोटे छोटे बचत से सुरक्षित हो जाते हैं, जग जाते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगी कि हमारे गांव में बहुत ऐसा एक चलन था कि कहीं भी हैंडपंप पे बस को खड़ी कर दो और मेटाडोर को खड़ी कर दो और गर्मी के समय में वो इतना पानी का फिजूल खर्च करते थे कि धुलना है। मैंने ऐसा अपने स्वयं की इससे कि मुझे वो देखा नहीं जाता था और मैंने स्वयं ने कहा कि कुछ बहनों को तैयार किया, ये तो गलत है, पानी का ऐसा दुरुपयोग हम करेंगे तो क्या होगा। पीने के पानी के लिए बहनें इधर उधर होती है, बड़ी समस्या आती है। और हमने बस वालों से निवेदन किया कि आज के बाद आप धुलना नहीं, फिजूल जल का दुरुपयोग नहीं करना, आप इसकी महत्ता को समझो और तब आप ऐसे जल का उपयोग करो। आप जल की महत्ता को समझ नहीं रहे, इसीलिए बस धोने में पानी फिजूल कई लीटर पानी आप दुरुपयोग करके धुल रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सफल हो गए हम। और उसमें आज हमारे गांव में ये कंट्रोल तो है कि बहुत कम लोग सोचते हैं, जैसे मैं किसी गली से जाती हूँ और कुछ वाहन धुल रहे हैं तो वो संकोच में आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पानी देखिए बहन जी आ रही है तो पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो खड़ी होकर हमें बोलेगी। तो हमें संकोच भी नहीं करना चाहिए। मेन ये मैं कहूंगी कि लीडरशिप हो हमारे अंदर, वो जज्बा हो, वो जुनून हो, वो स्वाभिमान हो, वो बोलने का तरीका हो और कैसे हम मैनेज करके समाज के अंदर में वो काम कर सकते हैं, स्वयं के प्रयास से होने लगता है। और मुझे लगता है कि योगाहार मंच एक ऐसा है कि हमें और अधिक प्रेरणा दे रहा है और अधिक हमें समझ दे रहा है और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हमारी लीडरशिप बढ़ रही है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने अधिक समय लिया। धन्यवाद रंजना दीदी। ओम जी, बहुत सुंदर आदरणीय बहन प्रणीता ताई, बहुत ही आपका मार्गदर्शन ऊर्जावान रहा। और मैं